नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्मे पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज तारीख है 18 अप्रैल 2025 और इस वीडियो में हम बात करेंगे आज की समसामयिक घटनाओं की और उन पर पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों की। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 20 मार्च, 7 मई। इसका उत्तर है 17 अप्रैल। विश्व हीमोफीलिया दिवस हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है ताकि इस आनुवांशिक रक्त विकार यानी ब्लड की बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। ये एक प्रकार की ब्लड की बीमारी है। ये दिन फ्रैंक शोबल की जयंती के उपलक्ष्य उसमें मनाया जाता है, जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक थे। हीमोफीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में थक्का जमने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, यानी कहीं कट लग जाए तो वहां पर थक्का या ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस स्लो हो जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्रोटीन चाहिए ब्लड में थक्का बनने के लिए, उसकी कमी हो जाती है। सामान्यतः यह रोग पुरुषों में अधिक होता है और ये अगर इसका समय पर इलाज ना हो तो ये घातक भी हो सकता है। आइए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी की नई आवक्ष प्रतिमा किस देश में स्थापित की गई है? ऑप्शंस हैं भारत, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, केन्या। इसका उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। 17 अप्रैल को दक्षिण अफ्रीका के फ्री स्टेट प्रांत में महात्मा गांधी की एक आवक्ष प्रतिमा यानी बस्ट साइज इमेज मूर्ति लगाई गई है और ये मूर्ति भारत और दक्षिण अफ्रीका के संबंधों की ऐतिहासिकता बताती है। महात्मा गांधी ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय दक्षिण अफ्रीका में बिताया था और वहीं उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। महात्मा गांधी 1893 से 1915 तक यानी 30 साल दक्षिण अफ्रीका में रहे थे, जहां उन्होंने नस्लीय भेदभाव और भारतीयों के खिलाफ अन्याय के लिए संघर्ष किया था। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आज का तीसरा प्रश्न है, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं 18 मार्च, 18 अप्रैल, 8 अप्रैल, 1 मई। इसका उत्तर है 18 अप्रैल यानी आज का दिन। विश्व धरोहर दिवस हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है और इस दिन इसको मनाने का उद्देश्य दुनिया भर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करना है। इस दिन को पहली बार इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था और बाद में से यूनेस्को ने मान्यता दे दी थी। भारत में भी कई विश्व धरोहर स्थल हैं, जैसे अजंता एलोरा, ताजमहल, हम्पी। इसकी एक सूची है। इस सूची में भारत में वर्तमान में 43 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें से 35 सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 प्राकृतिक स्थल हैं और एक मिश्रित स्थल है। आइए अब हम देखते हैं आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस वाद्य यंत्र को जीआई टैग मिला है?
इसके ऑप्शंस हैं मृदंगम, बनारस शहनाई, संतूर, तबला। इसका उत्तर है बनारस शहनाई। बनारस शहनाई को जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेतक मिला है। ये केवल तो एक वाद्य यंत्र नहीं है, यह समृद्ध संस्कृति और आध्यात्मिक धरोहर है, जिसको जीआई टैग के माध्यम से मान्यता दी गई है। यह वाद्य यंत्र विशेष रूप से धार्मिक आयोजनों और शुभ अवसरों पर बजाया जाता है, और इसको सबसे बड़ी पहचान उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने दिलाई थी, जो बनारस के ही थे। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, अंकटाट की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ आगे बढ़ेगा? ऑप्शंस हैं 5%, 6%, 6.5%, 7.5%। इसका उत्तर है 6%। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन, जिसे अंकटाड भी कहते हैं, उसने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत 2025 में 6.5% की वृद्धि दर के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। यह रिपोर्ट भारत की मजबूत घरेलू मांग और निजी और सार्वजनिक निवेश के कारण ऐसा मानती है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आज का छठवां प्रश्न है, भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में मोबाइल फोन निर्यात का कौन सा आंकड़ा पार किया है? ऑप्शंस हैं 1 लाख करोड़ रुपए, 1,29,000 करोड़ रुपए, 2 लाख करोड़ रुपए या 2,50,000 करोड़ रुपए। इसका उत्तर है 2 लाख करोड़ रुपए। भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल फोन निर्यात कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है, जो पिछले वर्ष के 1,29,000 करोड़ रुपए से 55% ज्यादा है। यह उपलब्धि मेक इन इंडिया पहल और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने वाली नीतियों के परिणाम स्वरूप सामने आई है। अब वैश्विक मोबाइल निर्माण का भारत एक प्रमुख केंद्र बन गया है और तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बनने की ओर अग्रसर है। इससे न केवल विदेशी मुद्रा आती है हमारे पास, बल्कि रोजगार भी सृजित होता है, बढ़ता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश में माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? भारत, जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस। इसका उत्तर है इंडोनेशिया। माउंट लेवोटोबी इंडोनेशिया में स्थित एक ज्वालामुखी है। ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में स्थित है, और जहाँ पर भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियां होती रहती हैं, इसीलिए इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। इंडोनेशिया में लगभग 120 एक्टिव वॉल्केनोज हैं, जिनमें से माउंट लेवोटोबी एक है। माउंट लेवोटोबी में हाल ही में विस्फोट हुआ है और वहां पर विमानों के लिए चेतावनी जारी की गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है, हाल ही में डब्ल्यूएचओ द्वारा तैयार की गई महामारी संधि का उद्देश्य क्या है? एक, नए टीके बनाना, और वैश्विक महामारी प्रबंधन और सहयोग को सशक्त करना, केवल दवाओं का व्यापार बढ़ाना, डॉक्टरों को विदेश भेजना। इसका उत्तर है वैश्विक महामारी प्रबंधन और सहयोग को सशक्त करना। आइए अब इसके डिटेल को देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने हाल ही में
पैंडेमिक ट्रीटी के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया है। इसमें 3 साल के आसपास का इन्हें समय लगा इस मसौदे को बनाने में, इस ड्राफ्ट को बनाने में। यह संधि कोविड-19 महामारी के अनुभवों से सीखते हुए तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य है कि भविष्य में यदि कोई वैश्विक महामारी आती है, तो उसके लिए हम बेहतर रूप से तैयार हों, पारदर्शिता हो, संसाधनों का साझाकरण हो, मतलब एक पार्टनरशिप हो, लोग संसाधनों का उपयोग कर सकें और सहयोग सुनिश्चित करना है। डब्ल्यूएचओ संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदारी दी गई है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। आइए अब आज का 9वां प्रश्न देखते हैं। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शंस हैं न्यायमूर्ति यू ललित, न्यायमूर्ति आर.एफ. नरीमन, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा। इसका उत्तर है न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। भारत सरकार ने 15 अप्रैल 2025 को न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। विधि आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ही होते हैं और इसी के साथ अधिवक्ता यानी वकील एडवोकेट हितेश जैन और प्रोफेसर वी.डी. वर्मा को पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है। इनकी नियुक्ति विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा की गई है और इनका कार्यकाल 31 अगस्त 2027 तक रहेगा। विधि आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है और यानी कि इसका संविधान में जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी ये कानूनों की समीक्षा करता है और उन्हें अधिक प्रभावी और प्रासंगिक बनाने का सुझाव देता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना हुआ है? इसके ऑप्शंस हैं चीन, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और रूस। इसका उत्तर है अमेरिका। हाल ही में जारी किए गए सरकारी आंकड़ों के अनुसार अमेरिका 2024-25 में यानी लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार यानी ट्रेड पार्टनर है और अनुमानित द्विपक्षीय व्यापार अगर देखें तो ये 131 बिलियन डॉलर हम तक पहुंच चुका है। इसके विपरीत चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 99 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गया है, जो दोनों देशों के बीच असंतुलित व्यापार को दिखाता है। यानी हमारा व्यापार अमेरिका के साथ बढ़ रहा है। भारत चीन से अधिक आयात कर रहा है और निर्यात कम कर रहा है, जिससे उस व्यापार घाटा बढ़ रहा है। यह आंकड़े भारत की बदलती वैश्विक व्यापार नीति की ओर संकेत करते हैं। अभी हाल ही में अमेरिका ने टैरिफ लगाया था, जिसके चलते अब आगे इसमें जिसमें 90 दिन की छूट दी गई है, अब आगे इसमें 90 दिन बाद जो निर्णय होगा उससे भारत और अमेरिका के व्यापार पर क्या असर पड़ेगा, ये आगे देखा जाएगा। चलिए अब आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।